नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन आंकिक प्रश्न करेंगे कूलॉम नियम पर आधारित, कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। उसमें पहला अपना क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करो और उसको कंपेयर करो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। यानी कि उन दोनों के बीच में अगर मास को मेजर करते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमाइन करना चाहें तो कितनी वैल्यू आती है, या फिर अट्रैक्शन फोर्स कितना टाइम्स ज़्यादा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक होता है, कम होता है, ये डिटरमाइन करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ऑल्सो कंपेयर with gravitational force if the separation between electron and proton is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter and mass of electron and proton are, electron का mass है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, mass of proton है 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, where जहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो दिया हुआ है 1.6 प्लस इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, एंड जी की वैल्यू दी हुई है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें अपन ने 11th में डिटरमाइन की थी, जी की वैल्यू, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी। चलो आज अपन सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से पहले इनके बीच में फोर्स डिटरमाइन करेंगे कि फोर्स कितना होगा, इनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये डिटरमाइन अपन करेंगे सबसे पहले। चलो गिवन क्या है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर दे रखा है जो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स डिटरमाइन करने में काम आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, एंड और क्या क्या दे रखा है भाई, चार्ज दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे रखा है। कितना है भाई, Q1 और Q2 की वैल्यू, Q1 बराबर Q2 बराबर कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलॉम। डिस्टेंस रेंज की वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, कितना है आर का मान 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 मीटर। नाउ बाय कूलॉम्स लो आज दिख तो रहा है ना बच्चों, यस। नाउ बाय कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो K का मान 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये K की वैल्यू। Q1 का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो चाहे प्रोटॉन का, एम्पलीट्यूड में रखना है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ ने ये कहा था कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्ज के एम्पलीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोडक्ट हमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी, यहाँ उनका एम्पलीट्यूड लेना है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन रेंज कितनी है भाई 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 का स्क्वायर, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखो, ये वैल्यू बाद में लिखते जाएंगे अपन। इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, माइनस 19 और माइनस 19 माइनस 38, और ये माइनस 11 की होल पावर 2 है, तो ये माइनस 22 हो गए, 22 हो गए, 10 टू दी पावर नेगेटिव 22 38 में से घटेंगे तो कितने रहेंगे
22 अगर घटेंगे 38 में से तो ये रह जाएंगे 16 माइनस 16, और नेगेटिव 16 जो है वो 9 में से फिर घट जाएगी क्योंकि 9 प्लस के हैं। चलो आगे हल करते हैं। पावर को सबसे पहले आप हल किया करो, तो बाकी जो संख्या है उनको सबको मल्टीप्लाई में लिख दिया। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर पहले 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38। ओके, नेक्स्ट नीचे वाले में क्या है 5.3 इंटू 5.3, वापस मल्टीप्लायर में क्या है 10 टू दी पावर माइनस 22। अब देखो ये नेगेटिव 22 ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पावर 10 के बेस समान होने से क्या हो, घटेंगे आपस में, तो कितना रह जाएगा बच्चों, ये आगे वाला तो है वैल्यू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 5.3 इंटू 5.3। सारी वैल्यू अगर काटेंगे तो ये वैल्यू बच जाएगी, ऊपर रह गए 2 16, 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 16, 6 और 6 माइनस 16, माइनस 16 में से 9 और सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने रह गए भाई पावर माइनस के 7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ऊपर वाला मिटा दूँ थोड़ा, F इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 न्यूटन। ये तो है कूलाम फोर्स। कौन सा फोर्स है, FC फॉर कूलाम फोर्स। नाउ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा भाई, Fg इज इक्वल टू, याद है ना, Gm1 न्यूटन का जो अट्रैक्शन फोर्स हमने डिटरमाइन किया था ग्रेविटेशनल फोर्स में, Gm1 m2 बटा r²। ये भी न्यूटन में आएगा। G का मान कितना है 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11, ये G की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, इंटू प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 अपॉन आर की वैल्यू तो वही है, कितनी 5.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। अब की बार तो कैंसिल हो जाएंगे पावर सीधे। इनके भी आप पावर आपस में क्रॉस करोगे, काटोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, जोड़ोगे, सब करोगे, उसके बाद Fg का जो मान आएगा, Fg की जो वैल्यू आएगी 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 47 न्यूटन आएगा। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 47 न्यूटन। देखो कितना कम वैल्यू आई है, ये -8, ये -47। रेशियो ले लो दोनों का, ना FC अपॉन Fg कर दो, क्या वैल्यू कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ द रेशियो FC अपॉन Fg, FC कितना है 8.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, ये कितना है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 47। कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों FC का मान, कैंसिल कर दो पावर को उन सब को, वैल्यू आ जाएगी 2.27 इंटू 10 टू दी पावर प्लस क्या आएंगे बच्चों, देखो 47 में से 8 जाएंगे 39 बच जाएंगे, तो प्लस के कितने आएंगे 39
अब देखो आप, इतना टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगता है, 10⁻39 टाइम्स फोर्स ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट, हिंदी मीडियम वाले तुम भी कर सकते हो, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए और उनके बीच में फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is 18 Newton, 18 Newton, if a glass slab of 1 mm thick have dielectric constant 6, then determine the force between point charges। यदि उन पॉइंट चार्ज के बीच में एक 1 mm मोटी और 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली ग्लास स्लैब रख दें तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब मीडियम में उसका मान कितना होगा, और मीडियम की वैल्यू कितनी दे रखी है, रिफ्रैक्ट ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है बच्चों, सिंस द फोर्स इन वैक्यूम F0 इजिकल टू क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा R²। एंड इन मीडियम में क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो आता ही है, एप्सिलॉन R भी आएगा, Q1 Q2 बट्टा R²। ये सब न्यूटन में है बच्चों। देन मीडियम में फोर्स कितना होगा, Fm बराबर F0 बट्टा क्या होगा, एप्सिलॉन R, F0 बट्टा एप्सिलॉन R। सीधा सीधा दिया हुआ पड़ा है बच्चों। मीडियम वैक्यूम में फोर्स कितना बताया उसने, 18 न्यूटन, एप्सिलॉन R का मान कितना है 6, तो कितना न्यूटन आया भाई मीडियम में, 3 न्यूटन। क्वेश्चन ख़त्म। चलो आगे अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज का जो टॉपिक है बच्चों, मैं होमवर्क के रूप में 2-3 क्वेश्चन और दूंगा आपको, उनके सॉल्यूशंस मुझे आपसे लेने हैं आउटपुट के रूप में, वो लास्ट लिखवा दूंगा मैं। अभी अपन टॉपिक की बात करते हैं आज की। कूलम्ब फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम्ब फोर्स बिटवीन मल्टीपल
charges, multiple charges and principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने कल भी एक बात पढ़ी थी कि कूलाम की लिमिटेशन क्या है कि इस नियम के अनुसार यानी इस लॉ के अनुसार 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसी अनोदर चार्ज के कारण अनइफेक्टेड रहता है। और मेनली यही स्टेटमेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का होता है। क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लिखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक चार्ज, द फोर्स, थोड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, द फोर्स एक्टिंग on a specific charge is unaffected by the presence of another charge, by the presence of another charge, then the total force, ये भी इसी का स्टेटमेंट, ये ध्यान रखें बच्चों, the total force acting on a specific charge, स्पेसिफिक मतलब जिसको हमें कैलकुलेट करना है, जिस पे फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, वो स्पेसिफिक चार्ज हो गया। स्पेसिफिक चार्ज acting on a specific charge is algebraic sum, वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस which are individually acting on the specific charge, बात समझना बच्चों। एक पर्टिकुलर चार्ज पर टोटल जो फोर्स होगा वो सभी चार्जों के द्वारा दिए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। फिक्स बात तो ये। और साथ ही साथ किन्हीं 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो थर्ड या अनोदर चार्ज के कारण अनइफेक्टेड रहेगा। ये बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनोदर चार्ज, देन द टोटल फोर्स acting on specific charge is vector sum of all forces, याद रखें इस बात को, vector sum of all forces which are individually acting on the specific charge। बात करते हैं अब आगे इसके डिटर्मिनेशन की कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण इसकी वैल्यू कितनी आती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नीचे लिख देना, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो बच्चों, लेट देयर आर Q0 Q1 Q2 dash dash Qn charge present in a system
system. We want to calculate the total force on Q0 by Q1 Q2 dash dash Qn चार्ज। फिर लिख देना the position vector of charges are R0, R1, R2 dash dash Rn as shown in figure। चलो ये बात हमने लिख ली। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरे सिस्टम का, कैसे चार्ज प्रेजेंट है, कैसे कैसे उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उन फोर्स की वैल्यू क्या क्या है। हमें वैल्यू के मान लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि भी इसके कारण इस पर इतना फोर्स लग रहा है। ये हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया। ये कोई Q0 चार्ज बताया हमने, Q0। इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो है वो R0 है। कितना है? R0। यहाँ Q1 चार्ज है बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। साथ साथ में बनाते जाना बच्चों तुम। यहाँ R2 पोजीशन वेक्टर पर Q2 चार्ज है। इसी प्रकार ये Qn चार्ज है Rn डिस्टेंस पर। बीच में डॉटेड खूब सारे चार्ज है बच्चों, अपने को उनसे सारा रिप्रेजेंट कर देंगे अलजेब्रिक सम वेक्टर सम में। Q0 से Q1 का जो सेपरेशन है बच्चों वो हम कह सकते हैं R01 है। कितना है? R01। Q2 से Q0 का जो सेपरेशन है वो R02। अब एक बात यार याद रखने वाली है कि Q1 इस पर जो फोर्स लगाएगा ना बच्चों वो इस Q2 के कारण अनइफेक्टेड रहेगा। ऐसे ही Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो Q1 या अनदर चार्ज के कारण अनइफेक्टेड रहेगा। ये कह देंगे R0n। कोई R3 भी बताना चाहो तो बता दो बीच में, R3 कह दो इसको। Q3 चार्ज जो R3 पोजीशन वेक्टर पर है, यहाँ से ये सेपरेशन कितना है? R03। आपको ज़रूरी नहीं ऐसा डायग्राम बनाओ, बस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ये सारे चार्ज इसके अंदर है। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाय Q1, इसको मैं क्या कह दूँगा? F01 कह दूँगा। क्या आ जाएगा? K Q0 Q1 बट्टा R01 का स्क्वायर R की कैप 01। आगे बात समझ। सिमिलरली F02 किसके कारण भाई? Q2 चार्ज के कारण। सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाई Q2 R02 का स्क्वायर R की कैप 02 डैश डैश F0n भी बता सकते हो बच्चों। बीच में Q3 वाला बताना चाहो तो बता दो, F03। वही K Q0 Q3 बट्टा R03 का स्क्वायर R की कैप 03 डॉटेड, यानी कि सो ऑन। F0n बराबर K Q0 Qn n फॉर 0 1 2 इनफाइनाइट, या जितना भी n कैपिटल n तक, R0n का स्क्वायर R की कैप 0n। देन नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल, नेट फोर्स F इजिकल टू क्या आएगा बच्चों?
F01, वेक्टर सम होगा सबका F02, F03 सो ऑन F0n। ये आ गया वेक्टर सम। अगर इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो समेशन के बाहर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। Q0 भी बाहर निकाल देना, के Q0 बाहर आ गया। समेशन ऑफ i का मान 1 से लेकर n तक क्या होगा भाई, QI बट्टा R0i का स्क्वायर, R की कैप 0i की कैप। ये हो गया मल्टीपल चार्ज के कारण कूलम्ब फोर्स। डायग्राम बना लेना, लिख लेना, बढ़िया सा याद भी करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब किसी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसके अंदर कोई अनोदर चार्ज अगर इंटर करे तो उस पर कूलम्ब फोर्स लगे। कहने का मतलब अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाए, और अगर सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगना शुरू हो जाए, तो उस प्रभाग को, उस एरिया को, उस सराउंडिंग पार्ट को, चार्ज के और जो सराउंडिंग पार्ट है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, अर्थात ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी केवल आपको डेफिनेशन याद रखनी है। क्या डेफिनेशन है, द एरिया अराउंड ए charge in which another charge entered, then it realize कूलम्ब फोर्स या ए फोर्स which may attractive और repulsive, कोई सा फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन वाला फोर्स हो सकता है या रिपल्सन फोर्स हो सकता है। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, दिस एरिया is called electric field. Okay, it is vector quantity. It is represented by, या represented, सीधा लिख दो, represented by E। ख़त्म बात। डायरेक्शन किधर से कहाँ होती है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी डिटरमाइन करेंगे, उसमें हम सब लोग लिखेंगे। चलो अब एक दो क्वेश्चंस की बात करता हूँ मैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं एग्ज़ाम में। बीच में एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि दो चार्ज है, एक की वैल्यू है 9e
9e, नहीं ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 9 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज है उस पर। दूसरा है 4e, 9e, और एक है 4e, 2 चार्ज रखे हुए, इनके बीच सेपरेशन है r। अब ये कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें, एक तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें जिसकी वैल्यू q है। क्या वैल्यू है? q। तीसरा चार्ज कहाँ पर रखें कि इस पर दोनों ओर से लगने वाला फोर्स 0 हो, टोटल फोर्स कितना हो? 0 हो। मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स मान लो F1 है और इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F2 है, तो F1 और F2 दोनों का सम अगर करें तो वो 0 के बराबर आना चाहिए, न्यूट्रल स्थिति होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बन गया? डिटरमाइन द डिस्टेंस, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ, डिटरमाइन द डिस्टेंस और पोजीशन, सॉरी लिखिए लाइन, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए चार्ज Q if it placed between two charges of 9e and 4e। तो हम सॉल्यूशन में सीधा सीधा कैसे लिखेंगे? डायग्राम बनाएंगे। हम ये कहेंगे लेट वी कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट चार्ज, लेट वी कंसीडर देयर आर 2 पॉइंट चार्ज 9e and 4e which are separated with separation r, and a charge q placed between both charge from, ध्यान से सुनना बच्चों, फ्रॉम 4e, ये इसको आप a कह सकते हो, इसको आप b कह सकते हो, a b पर रखें। 4e से मैं कह दूँ इसकी डिस्टेंस स्मॉल a है, कितनी है? स्मॉल a है। याद रखना किससे मान रहा हूँ? लेट वी कंसीडर द सेपरेशन फ्रॉम या पोजीशन फ्रॉम 4e चार्ज टू q इज a। बाकी कितना बच गया बच्चों? r-a बच गया। हम क्या लिख देंगे? लेट द पोजीशन ऑफ q, किसी से भी मान सकते हो आप, फ्रॉम 4e चार्ज, 9e से भी मान सकते थे 4e चार्ज, देन फोर्स एक्टिंग ऑन q बाई, पहले किससे ज्ञात करेंगे? 4e से। तो क्या वैल्यू आएगी? F1 बराबर K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्या है? 4e बटा r² की जगह क्या आएगा? a²। दोनों ही पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी भाई? इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? A to B की ओर। किधर आएगी? A to B की ओर। इसकी डायरेक्शन इधर होगी बच्चों, और 9e से लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इधर। ये F2 की डायरेक्शन रही है F1 की। ये बाद में बता देना, पहले अच्छा से डायग्राम बनाना आप। नाउ बाई 9e तो हो जाएगा F2 बराबर K Q 9e बटा, अब सेपरेशन कितना है 9e से? r-a का होल स्क्वायर, r-a का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? B to A। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं चार्ज। नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज F1 प्लस F2 बराबर 0। तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? विच इम्प्लाइज K Q1
4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 ही कह दो, बट्टा ए स्क्वायर बराबर के क्यू, माइनस का साइन आएगा ध्यान रहे, 9e अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे बात समझ, क्लियर, पक्का। कोई किताब वाला x मान लेता है एक ही जगह, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो भाई, केर क्यूर ई ये तो कैंसिल हो रहा है सारा ही। यहाँ बच गया 4 बट्टा ए स्क्वायर, इधर बच गया 9 बट्टा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या बच गया? चूँकि ये डिस्टेंस है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारे मान पॉजिटिव मान के चले जाएंगे। ठीक है, कैसे? ये नेगेटिव साइन जो है ना इसको हम पॉजिटिव में बदल देंगे। कैसे भाई? क्योंकि ये सिंस में बता देना आप, इन एम्पलीट्यूड f1 का जो एम्पलीट्यूड है वो f2 के एम्पलीट्यूड के बराबर आना चाहिए बच्चों। तो हम तो एम्पलीट्यूड डिटरमाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस डिटरमाइन कर रहे हैं, जो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव साइन छोड़ दिया हमने। अब क्या लिख सकते हैं, इसके बाद दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर हटा दो, सिंपल सा डेरिवेशन बचा है। अब तो हल कर सकते हो इसको, इसको क्या लिख सकते हो, 2 बट्टा ए का होल स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हो, 3 बट्टा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से होल स्क्वायर उड़ा दो, 2 बट्टा ए बराबर 3 बट्टा आर माइनस ए, बस ख़त्म। नेक्स्ट आ गया 2r माइनस ए बराबर 3a, 2r माइनस 2a बराबर 3a। देख लो, ये इधर भेज दो तो 2r बराबर क्या आ जाएगा, 5a। a का मान हमें डिटरमाइन करना है, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 2r बट्टा 5, यानी कि 4a से उसका सेपरेशन कितना होगा, 2/5r, यानी r सेपरेशन का 2/5 टाइम्स है। बस ट्यूशन हो गया। चलो नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी।